हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे चंद लोगों से जुड़ी हुई है जो एक मिशनरी ट्रिप के दौरान गलती से एक अजनबी आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां ना तो कोई बंदा और ना ही बंदे की चाहत। ऐसी परिस्थितियों में वो खुद को कैसे मुश्किलों से पार लगाते हैं और जिंदा रहने के लिए कौन कौन से जुगाड़ लगाते हैं, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक सुबह बड़े आराम से नोआ दुगान अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था कि तभी कौसलक और बेंची नाम के दो शख्स बड़ी ही बेरहमी से उसे उठाते और उसे याद दिलाते हैं कि उसने जो पैसे मिस्टर पार्कर से उधार लिया है उसे 24 घंटे के अंदर चुकाना है, वरना अगली बार दरवाजे पर हम लोगों के साथ साथ उसकी मौत भी दस्तक देगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोआ पेशे से पायलट हुआ करता था। वो प्लेन तो बहुत अच्छा उड़ाता है, लेकिन उसके आलसी और नकारा स्वभाव के चलते हुए उसे काम नहीं देता कोई। और ऐसे में आज जिस तरह उसकी सुहानी सुबह की शुरुआत हुई है, अब नोआ के लिए पैसे की व्यवस्था करना जान से ज्यादा जरूरी हो चुका है, वरना पाकर के आदमी उसका क्या हश्र करेंगे वह बेचारा खुद भी नहीं जानता। काम की तलाश में नोआ कई जगह पर दस्तक देता है, लेकिन हर जगह उसे नाकामी हाथ लगती है। ऐसे में नोआ का बेहद पुराना दोस्त स्टोनी उसके डूबते हुए तिनके का सहारे का काम करता है और नोआ को एक काम बताता है। दोस्तों, आखिर जिंदगी में दोस्त का काम ही क्या होता है? हम सभी को संकट से बाहर निकालना, और स्टोनली भी नोआ के लिए कुछ इसी रूप में सामने आया है। वो नोआ को एयरबेस की तरफ ले जाते हुए बताता है कि उसे बहुत मेहनत का काम नहीं करना है, बस जानवरों के झुंड को पैसिफिक महासागर के पास मौजूद एक आइलैंड तक लेकर जाना है। पहले तो नोआ को सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब वो बाबा आजम के जमाने का B-29 प्लेन को देखता है तो हैरान रह जाता है। तो जानवरों के झुंड के साथ पुराने प्लेन को चलाने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब नोआ स्टोनी को बताता है कि इस पुराने और घटिया प्लेन को चलाने से मौत को दावत देना बराबर है और मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है। अच्छा होगा कि तुम किसी और को देख लो। स्टोनी उससे कहता है कि ये सभी जानवर चर्च के पवित्र काम के लिए उस आइलैंड पर जा रहे हैं जिसे लेफ्लर और शार्लेट नाम की धर्म प्रचारक लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नोआ नहीं मानता। मगर गजब बात ये है कि उसके दोस्त स्टोनी ने मैडम शार्लेट से इस काम के लिए सारे पैसे पहले ही ले लिए और उन पैसों को खा पी कर भी खत्म कर दिया है। अगर नोआ नहीं माना तो यकीनन कुछ देर बाद स्टोनी के हाथों में हथकड़ी हो सकती है। अब स्टोनी अपने प्यारे दोस्त से प्लेन उड़ाने की विनती करता है, उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, अब दोस्ती की दुआएं देने लगता है। बस फिर क्या था, जादू काम कर जाता और नोआ काम के लिए हामी भर देता है, मगर वो इसके लिए $5000 की डिमांड करता है, जो कि स्टोनी उसे हाथों हाथ देने को तैयार था। अब नोआ प्लेन को चेक करता और प्लेन के पुराने उर्जे पुर्जे देखकर उसका दिल धक धक करने लगता है। वहीं कौसलक और बेंचली नोआ पर नजर रख रहे थे ताकि वह कहीं भाग न जाए। अब एक बार तो नोआ का मन दोबारा प्लेन चलाने से उड़ गया था, लेकिन मिस्टर पार्कर के आदमी को देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती और वो प्लेन उड़ाने की तैयारी में जुट जाता है। वो जल्दी जल्दी से अनाथालय से सारा सामान प्लेन पे लादने लगता है। वो सभी जानवर को बड़ी ही बेरहमी से प्लेन के अंदर लोड करता है, जिसे देखकर अनाथालय का एक बच्चा बॉबी ऐसा करने से उसे मना करता है। वो खुद उन जानवरों को प्लेन में लोड करने लगता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि बॉबी बहुत ही मिलनसार स्वभाव का लड़का है। वो उन जानवरों से बेहद प्यार करता है और जिस बेरहमी से नोआ उसे घसीट कर प्लेन के अंदर ले जा रहा है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसी चक्कर में दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो जाती है। अब प्लेन पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार, सभी एक दूसरे से अलविदा कहते हैं, परंतु अनाथालय के दो बच्चे बॉबी और जूली मैडम शार्लेट के साथ चलने की जिद करते हैं, लेकिन शार्लेट ये कहकर उन्हें मना कर देती है कि उस आइलैंड के लोगों को जानवरों की देख रेख करने के साथ साथ वो भगवान पर भी यकीन दिलाने जा रही है और इसमें उसे काफी समय लग सकता है, इसलिए उनका जाना वहां सही नहीं है। अब वह यात्रा करने के लिए प्लेन पर चढ़ जाती है, लेकिन बॉबी को लगता है कि नोआ जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, इसीलिए वो और जूली जानवरों की देखरेख के लिए चुपके से प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब प्लेन टेक ऑफ करता है और इसी बीच कौसलक और बेंचली को नोआ का प्लेन दिखाई देता है। वह समझ जाते हैं कि स्टोनी ने उन्हें बेवकूफ बनाया। अब वो दोनों प्लेन को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। उधर अपनी आदत से मजबूर नोआ आगे कॉकपिट में बैठकर सिगार जलाता है और वहीं शार्लेट को सिगार के धुएं से सख्त नफरत है, इसीलिए वो भाग के पीछे चली जाती है और कुछ ही देर बाद अपने पसंदीदा क्लासिक गाने को सुनने लगे। अब दोस्तों, दुनिया में हर इंसान की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। अब जैसे ही शार्लेट को सिगार के धुएं से नफरत थी, ठीक उसी तरह नोआ को गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे में वो शार्लेट से शर्त रखता है कि अगर वो टेप रिकॉर्डर को बंद कर देगी तो वो भी अपनी सिगार को नहीं जलाएगा और शार्लेट खुशी खुशी शर्त मान लेती है। अब थोड़ी देर बाद नोआ को हल्की हल्की सी नींद आने लगती है। वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर सोने की सोचता है, लेकिन जैसे ही नोआ ऑटो पायलट मोड को ऑन करता है तभी वो खराब हो जाता है और इसके बाद शार्लेट उसे कहती है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे थोड़ा बहुत प्लेन उड़ाना आता है, मैं इसे सब तक संभाल लूंगी। दोनों के बीच में बातें चली रही होती है कि तभी पीटी नाम का बत्तख कॉकपिट में घुस जाता है।
लेकिन यहाँ पीटी अकेले नहीं था, उसके साथ बॉबी और जॉली भी पीछे पीछे आ जा। दोनों को देखकर नोआ के होश उड़ जाते हैं, जिस पर बॉबी शार्लेट को बताता है कि हमारी गाय मेलिंडा बेहद बीमार है और नोआ जैसे लोग बिल्कुल भी उसका सही से ख्याल नहीं रख पाते, इसीलिए मैं और जॉली उसका ख्याल रखने के लिए प्लेन में चुपके से आ गए। अब अगली सुबह नोआ को एहसास होता है कि उसने प्लेन का कैंपस ठीक से काम नहीं करा, वो लोकेशन भटक चुका है और अब इतना फ्यूल प्लेन में बचा नहीं है कि वो वापस मुड़ सके, इसीलिए उसने कहीं ना कहीं जल्दी से लैंड करना पड़ेगा। यही नहीं, नोआ रेडियो ट्रांसमीटर से मदद मांगने की गुहार भी लगाता है, लेकिन जब किस्मत बेकार हो तो कोई किसी की कहाँ सुनता है। बेचारा नोआ अब प्लेन लैंड कराने के अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता। इसी बीच बॉबी को थोड़ी दूर पर एक आइलैंड दिखाई देता है। नोआ वहां पर लैंड कराने का फैसला करता है। इधर शार्लेट एक अच्छी साथी की तरह दोनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बैठा देती और नोआ की लत से वाकिफ उसका ख्याल रखते हुए उसकी लैंडिंग के दौरान सिगार जलाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वाकई शार्लेट एक उम्दा महिला है। अब सक्सेसफुली वो लोग प्लेन को लैंड करा दे और सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। यहाँ शार्लेट नोआ से सबकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करती, जिसके बाद सभी प्लेन से उतरकर आसपास की जगह पर मदद ढूंढने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सुनसान और बेजान आइलैंड भले ही देखने में पूरा खाली हो, मगर हकीकत में वहां पर दो बूढ़े जापानी सोल्जर रहा करते हैं। ये सैनिक आइलैंड पर कई सालों से फंसे हुए हैं। इन्हें लगता है कि अभी तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। इधर नोआ और शार्लेट डिसाइड करते हैं कि जब तक उनके लिए कोई मदद नहीं आती तब तक उन्हें जानवरों और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। वो पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर बॉबी और जूली बाकी जानवरों की रखवाली करते हैं। हालांकि इस बीच उन जापानी सैनिकों की नजर इन पर पड़ जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है। हम जान पाते हैं कि शार्लेट नोआ को बताती है कि वो मिशनरी इस वजह से बनना चाहती है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। अपने भाई बहनों की परवरिश के चक्कर में उसे पता नहीं चलता कि उसने शादी भी करनी है। वाकई दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी बला का नाम है, वह खुद की निजी जिंदगी के बारे में भूल ही जाता है। अब शार्लेट का भी कुछ यही हाल था। दूसरी तरफ बॉबी और जूली को जंगलों के बीच में उन्हें जापानी सैनिक का कैंप दिखाई देता है। वो ये बात नोआ और शार्लेट को भी बताते हैं। अब वो सभी उस जगह पर दोबारा जाते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि इन दोनों सैनिकों को पता नहीं कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और सभी देश अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। शार्लेट चाहती है कि वो उन सैनिकों से मिलकर उन्हें सच्चाई बताए, लेकिन नोआ को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। तभी वहां पर वो दोनों जापानी सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर दशकों से जंग खाई हुई उनकी बंदूक एक वक्त पर उन्हें धोखा दे देती है, जिससे नोआ उन पर फ्लेयर गन से हमला करता है और वो दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। एक तरफ जहां नोआ अपनी इस बहादुरी से सीना चौड़ा कर रहा था, वहीं पर शार्लेट, उसका ये हिंसावादी अंदाज बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आता। ये जानकर भी वो जापानी सैनिक उसकी जान ले सकते हैं, फिर भी वो उससे दोस्ती करने का पहल करना चाहती है। हालांकि नोआ इसके लिए साफ इनकार कर देता है और उसे कहता है कि तुम सभी मेरे कमान के अंदर हो और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग प्लेन में वापस चलो। रात के समय दोनों बच्चों को सुलाकर शार्लेट जब बाहर आती है तो नोआ सिगार के कश में लेटे हुए मिलता है, क्योंकि नोआ को लगता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन चल रहे हैं, तो उदास बैठने से अच्छा है कि आखिरी चंद पलों को अच्छे से जिया जाए। या शार्लेट सुबह की हरकत के लिए उसे माफी मांगती है और दोनों ये फैसला करते हैं कि अब वो एक दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देंगे। जिसके बाद शार्लेट नोआ को थोड़ी दूर के लिए आराम करने के लिए कहती है और खुद फ्लेयर गन लेकर रखवाली करती है, मगर नोआ इस बात से अनजान था कि आखिर शार्लेट के दिमाग में क्या चल रहा है और वो आगे क्या करने वाली है। अब सुबह होती है तो सबको शार्लेट लापता नजर आती है। नोआ सोचता है कि जरूर ये उन जापानी सैनिक का ही काम है, मगर मामला जरा उल्टा होता है, क्योंकि वो शार्लेट ही थी जो उन जापानी सैनिक के पास खुद अपनी मर्जी से गई थी। वो उनसे दोस्ती के लिए वहां गई थी। दरअसल शार्लेट ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है। उसे लगता है कि संसार की बड़ी से बड़ी समस्या साधारण सी बात से सुलझाई जा सकती है और वो जापानी सैनिक के पास इसी मकसद से गई थी। इधर हम देखते हैं कि वो जापानी सैनिक अपनी अपनी तलवार निकालने लगते हैं उसे देखकर, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से एक सैनिक को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और शार्लेट से उन्हें मालूम पड़ता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब का खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त बन जाते हैं और आराम से बैठकर शार्लेट उनके हाथों से बने लजीज खाने को एंजॉय करती। उधर उसकी तलाश में पागल नोआ सीधे जाकर उनके कैंप में घुस जाता, जिससे दोनों जापानी सैनिक के बीच में दहशत फैल जाती है। कमांडर हीरो और लेफ्टिनेंट कुरिशिमा उस पर अटैक कर देते हैं, मगर शार्लेट किसी तरह से उन्हें समझाती और उनके बीच में सुलह करवाती, जिसके बाद सभी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये दोनों जापानी सैनिक इस आइलैंड पर पिछले 35 सालों से भटक रहे हैं। उनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है, मगर शार्लेट ने जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाली वो चीज़ नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वजह से उनके बीच में नोकझोंक भी हो जाती है, जिसके बाद नोआ वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, नोआ को इस तरह शार्लेट की फिक्र करना या साफ साफ बतला रहा था कि उसके दिल में नोआ के लिए खास जगह बन चुकी है जो दोस्ती से बढ़कर है।
और शाम के समय हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जब नोआ शार्लेट से बात करते करते उसे किस कर देता है। ये सारा नज़ारा बॉबी और जूली भी बाहर से देख रहे होते हैं। जहाँ जूली को नोआ बेहद हैंडसम और बेहतरीन पायलट लगता है, वहीं बॉबी ने अभी भी नोआ को जानवरों के प्रति उसके बर्ताव के लिए माफ नहीं किया। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर प्लेन को पानी में उतारने की कोशिश करते हैं, मगर लेफ्टिनेंट कुरिशिमा उन्हें प्लेन को एक बोट में कन्वर्ट करने का आइडिया देते हैं। वो मेलिंडा की मदद से प्लेन के पंख निकाल लेते हैं और कुछ जरूरी सामानों की मदद से एक जहाज को तैयार करते हैं। साथ ही साथ जापानी सैनिक अपने सभी कपड़ों को सिलने के लिए शार्लेट को दे देते हैं ताकि जहाज को तैरने में आसानी हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपने झंडे को भी सौंप दिया था, जिसे गर्व के साथ शार्लेट जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाने का फैसला करती। ये झंडा उन सैनिकों के लिए कर्तव्य और निष्ठा का एक प्रतीक होता है जिनकी मदद से शायद जहाज बनाने का यह सफर कभी पूरा नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बॉबी और जूली सभी जानवरों को बोट पर चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन नोआ इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि बोट पर ज्यादा वजन रखने से वो डूब भी सकता है। मगर बॉबी जानवरों के बिना बिल्कुल भी यहाँ से जाने वाला नहीं था। वो नोआ से उसके साथ चलने की गुजारिश भी करता है, मगर नोआ के कान में जू तक नहीं रहती। इसी बीच उन जानवरों के साथ में चलने की वजह से जूली रोने लगती है, जिसे देखकर नोआ का दिल पिघल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि एक तरफ जहां दुनिया भर के बच्चों के लिए उनके खिलौने सबसे जरूरी हैं, वहीं ये मासूम बच्चे उन जानवरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। नोआ जूली से कहता है कि ठीक है, वो जानवरों को ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना। अब ये खबर सुनकर जूली बहुत खुश होती है। वहीं नोआ देखता है कि शार्लेट बोर्ड पर नोआ आर्क लिख रही है, जिसे देखकर वह पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह जाता है। पहले तो अपना नाम देखकर थोड़ा सा उसे हिचकिचाहट होती है, लेकिन बाद में उसे कुछ दिक्कत नहीं होती। तो फाइनली आपको पता चल गया होगा कि कहानी का नाम नोआ आर्क कैसे पड़ा। दरअसल पवित्र बाइबल की माने तो नोआ आर्क नोआ का बनाया हुआ एक जहाज था, जिस पर बैठकर उसने अपने परिवार वालों और जानवरों को बाढ़ से बचाया था। आगे हम देखते हैं कि शार्लेट और नोआ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो साथ में समय बिताते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। कुछ दिनों के बाद नोआ उस शिप को सफलतापूर्वक पानी में उतार देता है। तभी जापानी सैनिक उसे बोट को तेजी से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आइलैंड पर अपने सभी जरूरी चीजों को धमाके से उड़ा दिया था और उन्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने एक ऐसी बोट बनाई है जो कभी खराब नहीं होगी। और फिर क्या था, वो हंसी के ठहाके लगाते हुए उनका ये सफर की शुरुआत हो जाती है। अब रात का समय होता है। शार्लेट बाइबल को पढ़ाते हुए नोआ आर्क की कहानी से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। नोआ को अपने आइडिया बताती है कि वो लोग उस दिन पेटी नाम के बत्तख को एक संदेश देकर पानी में छोड़ देते हैं, ताकि कोई ना कोई उनका संदेश पढ़कर उनकी मदद के लिए आ पहुंचेगा। मगर बदकिस्मती से पीटी दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर सभी को काफी अफसोस होता है और वो समझ बैठते हैं कि अब शायद उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अब रात को खाने के समय सब एक साथ खाने के लिए बैठते हैं और ईश्वर से पेटी को सही मार्ग पर भेजने की प्रार्थना भी करते हैं ताकि सबकी जान बच सके। अब नोआ खाने के बंदोबस्त के लिए रोजाना फिशिंग करता था। वहीं हम देखते हैं कि बॉबी का पसंदीदा दोस्त ब्रूटस बीमार पड़ गया है। वो खाना पीना छोड़ चुका है और ऐसे में बॉबी ब्रूटस को पीने के लिए दूध देता है, मगर नोआ उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है और अगर ऐसे ही वो जानवरों को खाना बांटता रहेगा तो वो भूखे मर जाएंगे। मगर बॉबी कहाँ किसी के सुनने वाला था। उसने तो अपना पूरा जीवन जानवरों के प्यार में बिता दिया था, इसलिए अपने हिस्से का दूध वो ब्रूटस को पिला देता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब बोट पर राशन की पूरी खपत हो चुकी थी। शार्लेट और नोआ विचार करते हैं कि अब उन्हें मजबूरी में बोट पे मौजूद चिकन को ही मारकर खाना पड़ेगा, परंतु बॉबी इसके लिए मना कर देता है और वो उन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना वो लाइट की मदद से शिकार करें, क्योंकि लाइट को देखकर पानी के क्रिएचर उनके नजदीक आ जाते हैं। रात होती है। सभी लोग बोट की लाइट को जलाकर शिकार करने की तैयारी करते हैं। मासूम सी जूली खिड़की के नजदीक बैठकर मछलियों को निहारने लगती। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशालकाय शार्क बोट के नजदीक आ जाती है और उसे डर कर सभी मछलियां भाग जाती है। उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। बस फिर क्या था, नोआ को लगता है कि क्यों ना हम इसी शार्क को पकड़कर अपना पेट भर लें। वो सभी शार्क को पकड़ने के लिए एक छोटी सी मछली को चारा बनाते हैं। अब खुशकिस्मती से वो शार्क उनके जाल में फंस तो जाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी होती है कि उसे संभालना उनकी बस की बात नहीं थी। सभी लोग बड़ी मुश्किल से शार्क को पकड़ने में लगे थे। इसी बीच बॉबी का बैलेंस डगमगा जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए नोआ भी पानी में कूद पड़ता है और इधर शार्क भी जाल से आजाद हो गई थी और वो उन दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए वापस मुड़ती है। मगर इससे पहले कि शार्क अपने मकसद में कामयाब हो पाती, शार्लेट फ्लेयर गन की मदद से शार्क को मार देती है और नोआ और बॉबी की जान बाल बाल बच जाती है। अगली सुबह नोआ और शार्लेट अकेले कुछ पल बिता रहे होते हैं कि तभी शार्लेट उसे अपनी गलती मानते हुए कहती है
कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैंने प्लेन को ठीक से नहीं संभाला जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर फंसे। मगर नोआ उसे समझाता है कि ये सब कुछ होना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, तुम तो उल्टा इस पूरे सफर में हमारी हिम्मत बनी रही, अगर तुम ना होती तो शायद आज हम यहाँ तक ना पहुँच पाते। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं और यहाँ शार्लेट नोआ को पहली बार अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। अब रात होती है और हम देखते हैं कि समुद्र में खतरनाक तूफान दस्तक देता है जिससे पानी जहाज की कॉकपिट में घुस जाता है। मगर नोआ और कमांडर जिन्होंने किसी तरीके से जानवरों को सुरक्षित बचा लिया, कुछ ही घंटे बाद तूफान टल जाता है। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी खबर अभी आना बाकी थी। असल में ब्रूटस की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो तड़प तड़प कर मरने की कगार पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से नोआ ने उसे इस दर्द से निजात दिलाने के लिए गोली मारने का फैसला किया। पहले तो बॉबी इसके लिए राजी नहीं होता, ये सुनते ही उस बेचारे की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। मगर कमांडर हीरो के समझाने पर वो समझ आ जाता है कि हाँ ब्रूटस के लिए कितना जरूरी है। सभी नमाकों से ब्रूटस को विदाई देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि नोआ गन का ट्रिगर दबाता तभी एक जोरदार सायरन बजता है जो किसी और का नहीं बल्कि यूएस कोस्ट गार्ड का होता है। उन्होंने उन सभी को ढूंढ लिया था और वो भी पेटी के चलते। सभी लोग बेहद खुश होते हैं और वो खुशियां तब दुगनी हो जाती है जब नोआ और शार्लेट उसी B-29 प्लेन पर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है और ये कहानी हमें सीख देती है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। उसे भी जरूरी है कि एक दूसरे के साथ होना, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जीव। उदाहरण के तौर पर आप पेटी को ले लीजिए, अगर आज वो ना होता तो शायद नोआ के साथ साथ बाकी सभी लोगों की जल समाधि बन चुकी होती। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।